Hello students, now we will continue with our third lecture and here we'll discuss the psychological theories of entrepreneurship and the historical development of the term entrepreneur. After discussing the economic and sociological theories of entrepreneurship, here we'll discuss the psychological theories of entrepreneurship. उद्यमिता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत. Psychological theories of entrepreneurship क्या कहती है? Let's see. Entrepreneurship gets boost Entrepreneurship gets boost when society has sufficient supply of individuals with necessary psychological characteristics which motivates them to create an enterprise. इसका अर्थ है कि entrepreneurship उस समय बहुत तेज गति से होती है जब हमारे समाज में इंडिविजुअल्स ऐसे व्यक्तियों की सप्लाई पूर्ति ज्यादा हो जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि मनोवैज्ञानिक तत्व मनोवैज्ञानिक गुण ज्यादा हो। वो मनोवैज्ञानिक गुण क्या है वो हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहा जा रहा है कि उद्यमिता का विकास उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा होगा जिस सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के सप्लाई ज्यादा होगी, उन इंडिविजुअल्स की जिनके अंदर वो मनोवैज्ञानिक गुण होगा जो उन्हें एक एंटरप्राइज यानी उद्यम की स्थापना करने के लिए मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है। ठीक, अब ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेट्स सी. Psychological characteristics refers to need for achievement, vision, competitive ability and capacity to stand against social opposition. यानी उपलब्धि की चाह, एक फ्यूचर के लिए एक नजरिया, एक दृष्टि, विजन, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी यानी कि प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति या काबिलियत, या कैपेसिटी टू स्टैंड अगेंस्ट द सोशल ऑपोजिशन यानी कि सामाजिक विरोध के अगेंस्ट खड़े हो पाने की क्षमता, सामाजिक विरोध का सामना कर पाने की क्षमता। ये जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मनोवैज्ञानिक गुण हैं, ये जिन भी व्यक्तियों के अंदर ज्यादा होगा वो मोटिवेट होंगे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और एक उद्यम की स्थापना करने के लिए, एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर। तो ऐसे सारे थिंकर्स, ऐसी सारी थ्योरीज जो इस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन थ्योरीज को इस कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट हमारी थ्योरी जो है वो है द थ्योरी ऑफ इनोवेशन। साइकोलॉजिकल थ्योरीज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है थ्योरी ऑफ इनोवेशन बाय जोसेफ शम्पीटर। जोसेफ शम्पीटर का नाम हमने बहुत बार सुना है हमारे फर्स्ट लेक्चर से, जब हम मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे तब से हमने इनका नाम बहुत बार सुना है। इनकी व्यूज, इनकी थिंकिंग जो है उसके बारे में भी हमने अपने दोनों तीनों लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब इनकी थ्योरी जो है उस पर और एक थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं हम। तो इन्होंने डिफाइन किया है entrepreneurship is essentially a creative activity or it is an innovation function. The process of innovation may be in the form of introduction of new product, use of new method of production, opening up of a new market, the conquest of new source of supplying raw material, a new form of organization. उन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, सृजनात्मक क्रिया है और या एक इनोवेशन फंक्शन है। और इनोवेशन को भी उन्होंने बताया कि इनोवेशन में ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को उन्होंने इन्वॉल्व किया है अपने डेफिनेशन में। आगे उनके डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा है इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जहाँ पे इनोवेशंस करते हैं एंटरप्रेन्योर, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज गति से होता है, रैपिड डेवलपमेंट होता है। Schumpeter has assigned the role of innovator to entrepreneur
who is not a man of ordinary managerial ability but one who introduces something entirely new. उन्होंने एंटरप्रेन्योर को एक इनोवेटर कहा है। और इसके बारे में हमने पहले भी बहुत चर्चा की है कि एंटरप्रेन्योर को एक इनोवेटर क्यों कहा है। तो वो एक सृजनात्मक क्रिया करता है, क्रिएटिव थिंकिंग करता है, नई चीज आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, नई चीज सोच करके उसे लेकर के आता है, इसलिए उसे एक इनोवेटर का दर्जा दिया है। इनोवेशन को उन्होंने 5 टाइप के इनोवेशंस की बात उन्होंने की है। इनोवेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट बनाना जो अब तक किसी ने नहीं बनाया है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना। या फिर इनोवेशन इन नोवेल मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिस प्रक्रिया से अब तक प्रोडक्शन किया जा रहा था किसी एक चीज का, जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से किसी चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा था, उत्पादन किया जा रहा था, उसमें कोई नई तकनीक लेकर के आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हम स्पिनिंग जो करते थे, कपड़ों की बुनाई उनाई करते थे, वो चरखे से करते थे। बाद में स्पिनिंग मिल्स आए, मशीनें आई, तो ये एक नोवेल इन्वेंट मेथड हुआ। और ये जो मशीन्स हैं वो वास्तव में इन्वेंशन है। फिर इन इन्वेंशंस को यूज करना एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ उसे कंबाइन करना, वो इनोवेशन होता है। तो नेक्स्ट है द ओपनिंग अप ऑफ ए न्यू मार्केट, मतलब कि कोई प्रोडक्ट जो हमारा पहले से प्रचलन में है पर उसके लिए एक नया मार्केट क्रिएट करना, एक ऐसी जगह उसे अब स्टेब्लिश करना जहाँ पे उसे कोई पहले से नहीं जानता, उस जगह पर उसके लिए एक मार्केट डेवलप करना, वो भी इनोवेशन है। Entrepreneurs might find a new source of supply of raw materials. हमारे पास अब तक जितने भी जाने हुए रॉ मटेरियल के सोर्सेस थे, हम अब उसकी जगह पे एक नया सोर्स यदि ढूंढ लेते हैं, तो वो भी एक इनोवेशन है। Innovation in management, this means reorganization of an reorganization। तो मैनेजमेंट में परिवर्तन आना, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर पैटर्न है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कोई इनोवेशन यदि हम करते हैं, उसमें कोई बदलाव लेकर के आते हैं, तो वो हमारा इनोवेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ही कंसिडर्ड entrepreneur एज अ प्राइम मूवर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द entrepreneur's टास्क इज टू इनोवेट और कैरी आउट न्यू कॉम्बिनेशंस। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसे प्राइम मूवर कहा है, ऐसा जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एक प्राइम बोलना चाहिए कि वो प्राइम रोल प्ले करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। फिर शम पीटर ने इन्वेंशन और इनोवेशन इन दो टर्म्स को भी डिफरेंशिएट किया है। इन्वेंशन रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू मटेरियल एंड इनोवेशन रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ न्यू मटेरियल इनटू प्रैक्टिकल यूज इन इंडस्ट्री। यानी कि इन्वेंशन का मतलब है किसी नई चीज को बनाना, किसी नए प्रोडक्ट को, नए इस मटेरियल को बना लेना। और इनोवेशन है उस प्रोडक्ट को, उस न्यू मटेरियल को जिसे इन्वेंट किया गया है, उसको कंबाइन करना अपने इंडस्ट्रीज के साथ। हमें जो चीज बनाना है अपनी इंडस्ट्री में, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हमारे, उनके साथ उसे कंबाइन करके यूज करना, उसे इम्प्लीमेंट करना उस इन्वेंशन को, वो इनोवेशन है। और वैसे ही उन्होंने इन्वेंटर और इनोवेटर में भी डिफ्रेंशिएशन किया है। उन्होंने इन्वेंटर को कहा है, इज द वन हु इन्वेंट्स न्यू मटेरियल एंड न्यू मेथड्स, जो नया मटेरियल बनाते हैं, नया इन्वेंशन करते हैं, नई डिस्कवरी करते हैं। और इनोवेटर है द वन हु यूटिलाइजेस दिस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज इन ऑर्डर टू मेक न्यू कॉम्बिनेशंस। इनोवेटर वो व्यक्ति होते हैं जो इन्वेंट की हुई चीजों को, जो नई चीज बनाई गई है, उसे अपनी इंडस्ट्री में न्यू कॉम्बिनेशंस के साथ जोड़ पाते हैं। ठीक। अब इनोवेशन इज द मेन टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड नॉट द मेंटेनेंस ऑफ द एंटरप्राइज। उन्होंने साफ अपनी थ्योरी में ये मेंशन किया है कि एक एंटरप्रेन्योर का मेन टास्क है इनोवेशन करना, ना कि अपने एंटरप्राइज में मैनेजरियल एक्टिविटीज जो होती हैं उन्हें करना उसका मेन काम नहीं है, बल्कि इनोवेशन करना ये उसका मेन काम है।
और उन्होंने एक टर्म क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है जो टर्म उसे इंट्रोड्यूस किया था। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब किया है शम्पीटर ने आगे। उन्होंने कहा है द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल म्यूटेशन दैट incessantly revolutionize the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one। इसका मतलब है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब है क्रिएटिव और डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, जबकि क्रिएटिव का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, निर्माण करना। तो शम्पीटर ने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल म्यूटेशन है, जो हमारा इनोवेशन फंक्शन है, वो होता है किसी पुरानी पद्धति, जो पुराने मेथड्स चले आ रहे हैं, प्रोसेस चले आ रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना और उनकी जगह किसी नए मेथड को, नए इनोवेशन को यूज करना, यानी कि क्रिएट करना और पुरानी चीज को डिस्ट्रॉय करके नई चीज की पूरी तरह से क्रिएट कर देना ही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन उन्होंने कहा है। यहाँ हम इनोवेशन को नव प्रवर्तन कहते हैं। ये टर्म मैंने हिंदी में बार बार नहीं कहा क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर से ही इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इनोवेशन ही कहा। साइकोलॉजिकल थ्योरीज में नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट, गिवन बाय डेविड मैक्लेलैंड। डेविड मैक्लेलैंड ने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कहा है, और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में उन्होंने 3 प्रकार की नीड्स के बारे में कहा है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता या फिर संबद्धता की आवश्यकता। तो उनका ये मानना है, द बर्निंग डिजायर of need for achievement attracts an entrepreneur for activities। मतलब किसी entrepreneur के अंदर जो कुछ पाने की, उपलब्धि की जो चाहत होती है, वो उसको एक्टिविटीज करने के लिए अट्रैक्ट करती है। अब आगे हम इन 3 नीड्स, जो नीड फॉर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन है, उसको थोड़ा सा और उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये होती क्या है। तो नीड फॉर अचीवमेंट का refers to get success with one's own efforts, desire to excel, enjoys personal responsibilities, loves competition and feedback। मतलब नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की चाह जिसके अंदर होती है, वो कुछ पाने की इच्छा रखता है, कोई अपने आप को साबित करने की इच्छा रखता है, अपने ही कामों में एक्सेल होना चाहता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहता है, कंपटीशन फेस करता है और अपने कामों के लिए प्रतिपुष्टि चाहता है, फीडबैक चाहता है। वही नीड फॉर पावर, to dominate, influence others' desire to have impact on others, keen desire status and prestige। कि जो पावर के लिए जो नीड है, वो दूसरों को डोमिनेट करने की इच्छा रखना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, या फिर दूसरों के अपना एक डिजायर होती है एक स्टेटस या प्रेस्टीज के लिए, सोशली अपने आप को अपने किसी एक पोजीशन को पाने की, ये नीड फॉर पावर है। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप के साथ, लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना, बिलोंगिंगनेस होना, यानी लोगों के साथ रिलेशनशिप होना, उनको बिलोंग करना, उनसे एक बोलना चाहिए कि उनके साथ एक अपनापन होना, या फिर लोगों के द्वारा पसंद किया जाना, ये इच्छा होना कि लोग मुझे पसंद करें, मैं लोगों को पसंद करूं, मेरी एक्टिविटीज लोगों को पसंद आए, या wants to belong to द ग्रुप, किसी ग्रुप का मेंबर होने की इच्छा रखना, लोगों के साथ कंफर्टेबल होना, लोगों के साथ उनके आधार पर चल लेना, उनके साथ फ्री हो जाना, ये एफिलिएशन है। तो ये जो तीनों प्रकार की नीड्स हैं, ये कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है उसके द्वारा संचालित होती है। ऑल द 3 नीड्स आर ड्रिवन बाय कल्चर एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद मैक्लेरन ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की 2 विशेषताएं बताई हैं।
doing things in a new and better way and decision making under uncertainty। मतलब उन्होंने कहा है कि उद्यमिता में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो भी हम करें नया करें और बेहतर तरीके से करें, और जब निर्णय लेना हो तो वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के लिए निर्णय लेना, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। किसी चीज को करना और नई चीज को करना और बेहतर तरीके से करना, और अनिश्चितता के लिए अनिश्चित सिचुएशंस के लिए डिसीजन, निर्णय लेना। उनका ये मानना था कि उन्होंने ये कहा कि जो हाई अचीवमेंट होता है, जिनके अंदर नीड फॉर हाई अचीवमेंट होता है, ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, ना कि वो जिनके अंदर पावर की चाह हो या एफिलिएशन की चाह हो, जो कुछ एक्सेल करना चाहते हैं, अपनी फील्ड में अपने को साबित करना चाहते हैं, अपने ही कामों को और बेहतर तरीके से, अपनी स्किल्स को और निखारना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। और वो जो लोग होते हैं जो अचीवमेंट की चाहत रख करके एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स, मनी से या एक्सटर्नल इंसेंटिव उससे प्रभावित नहीं होते, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। वो मनी को सिर्फ एक मेजरमेंट, सक्सेस या कॉम्पिटेंस का मानने का एक मेजर समझते हैं, ना कि उसको अपने आंतरिक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। The entrepreneur is concerned with the need for high achievement। एन अचीवमेंट की उन्होंने एक वर्ड दिया है, एन अचीवमेंट, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। द एन अचीवमेंट इज कॉल्ड एज अ डिजायर टू डू वेल, नॉट सो मच फॉर द सेक of social recognition or prestige, but for the sake of an inner feeling of personal accomplishment। A desire to do well, not so much for the sake of social recognition। मतलब आप एन अचीवमेंट को बताया उन्होंने कि अच्छा करना, बहुत बेहतर करना, इसलिए नहीं कि उनको समाज में कोई एक रिकॉग्निशन चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो अपने अंदर की जो फीलिंग है पूर्णता की, संपूर्णता की, उसको प्राप्त कर सके। उसके लिए जो इच्छा रहती है, अच्छा करना जो होता है, वो पूर्णता, संपूर्णता को पाने के लिए करते हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरीज में अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर बाय जॉन एच कॉन्कल। थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, या हम इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं। कॉन्कल की थ्योरी जो है, उन्होंने एम्फसाइज किया है, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है एंटरप्रेन्योरल सप्लाई पर, उनकी अवेलेबिलिटी, उद्यमिता की जो अवेलेबिलिटी है उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने डिफाइन किया है, the supply and development of an entrepreneur depends upon the existence and extensiveness of four structure, that is limitation structure, demand structure, opportunity structure and labor structure। उन्होंने कहा है जो सप्लाई है या एक उद्यमी का विकास जो है, वो इन तीन स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करता है। पहला है डिमांड स्ट्रक्चर, limitation structure, opportunity structure and labor structure। उनका ये मानना है कि the sociological and psychological factors influence the emergence of entrepreneurs। जो हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, वो प्रभाव डालते हैं एक उद्यमी के ऊपर, उनके इमरजेंस के ऊपर। फिर नेक्स्ट है, द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैज फंक्शनल रिलेशनशिप विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कॉन्कल ने इन चारों स्ट्रक्चर्स को फिर डिफाइन भी किया है। पहला, डिमांड स्ट्रक्चर। डिमांड स्ट्रक्चर refers to the demand by the entrepreneur। वो क्या डिमांड करते हैं? This refers to the demand situation prevailing in the economy। The entrepreneur's activities are influenced by the rewards the entrepreneurs expect, material rewards for their contributions। entrepreneurs क्या डिमांड करते हैं, वो क्या चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है entrepreneurship।
तो वो मटेरियल रिवार्ड चाहते हैं, वो जो भी कंट्रीब्यूशन करें, योगदान दें, उसके बदले वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ मटेरियल रिवार्ड मिले। वही लिमिटेशन स्ट्रक्चर, कुछ चीजें जो लिमिट कर दी गई हैं, तो वो द सोसाइटी इन दिस स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज, द एंटरप्रेन्योर्स and the other members of society are influenced by the structure। मतलब सोसाइटी जो होती है वो कुछ एक्टिविटीज को लिमिट कर देती है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है, और ये जो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं, ये सारे नियम जो होते हैं सोसाइटी के, उससे एंटरप्रेन्योरशिप प्रभावित होता है। अगला है अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। किन किन चीजों की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है, वो भी डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा या नहीं, या किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप या हमें एंटरप्रेन्योर्स का सप्लाई हो पाएगा या नहीं। तो दिस स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन एन इकोनॉमी। This structure includes the existing market structure, the available of managerial and technical skills, information about production techniques, supply of labor, availability of capital। ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर, मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये सारी चीजें, ये अवसर हैं, ये अवसर के रूप में होती हैं कि यदि ये सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा या एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति वो अट्रैक्ट होगा, और यदि वो अट्रैक्ट होता है तो हमें सप्लाई अच्छी मिलेगी एंटरप्रेन्योर्स की। नेक्स्ट है लेबर स्ट्रक्चर, यानी कि लेबर जो वर्कर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, ये भी सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को प्रभावित करती है। कैसे? तो दिस स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर willing to work। The labor structure is influenced by the factors like availability of labor, mobility of labor, available alternatives of employment, level of traditionalism and prevailing work। मतलब कि हमें लेबर स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट ऐसे करता है कि यदि स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल हैं या नहीं, अवेलेबल है तो वो विलिंग टू वर्क है, यानी इच्छा है कि नहीं उनके अंदर करने की। दूसरी, मोबिलिटी, क्या लोग जो लेबर्स हैं वो यहाँ से वहाँ जाने आने के लिए, मोबिलिटी के लिए तैयार हैं, या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव काम है एम्प्लॉयमेंट के, और कितने जरिए अवेलेबल हैं, या जो प्रिविलिंग ट्रेडिशनलिज्म, जो काम वो कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल से हट के करना चाहते हैं या उन्हीं ट्रेडिशनल कामों को करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें लेबर का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड करता है, वो भी इफेक्ट करता है, आई मस्ट से कि वो इफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स के सप्लाई पर। ये चारों स्ट्रक्चर यदि फेवरेबल होंगे तो एंटरप्रेन्योर की सप्लाई अच्छी होगी। यदि ये चारों स्ट्रक्चर्स फेवरेबल नहीं होंगे तो उस कंडीशन में हमें एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं मिल पाएगी। और इनकी जो कॉन्ट्रेल की थ्योरी है कि कंप्लीटली सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी स्टेटस विड्रॉल थ्योरी बाय एवरेट हेगन, या इनकी थ्योरी को हम द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज भी कहते हैं। स्टेटस विड्रॉल यानी कि अपने स्टेटस से नीचे जाना या फिर अपनी इस पोजीशन को चेंज करना। तो हेगन का थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू हेगन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फंक्शन ऑफ स्टेटस विड्रॉल। द थ्योरी स्टेट्स व्हेन मेंबर्स ऑफ सम सोशल ग्रुप फील that their values and status are not respected by the society, they turn to innovation to get the respect of the society। मतलब कि किसी ग्रुप मेंबर को या किसी ग्रुप को, सोशल ग्रुप को, ग्रुप मेंबर नहीं, सोशल ग्रुप को ये महसूस होता है कि उनकी जो पोजीशन पहले हुआ करती थी वो कंपनी में या सोसाइटी में अब नहीं है, तो वो इनोवेशन की तरफ झुकाव हो जाता है उनका, ताकि वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट अपनी वापस पा सके, पुरानी पोजीशन अपनी फिर से हासिल कर सके। द क्लास विच लॉस्ट इज प्रीवियस प्रेस्टीज टेंड्स टू शो अग्रेसिव एंटरप्रेन्योर ड्राइव।
वो क्लास जिसने अपना प्रेस्टीज खोया है, वो बहुत ही तीव्र एंटरप्रेन्योर और उद्यमिता की ओर झुकाव उनका देखा गया है। हेगल ने 4 ऐसे कंडीशंस भी बताए हैं जिसमें किसी भी ग्रुप के स्टेटस में चेंजेस आता है, जिसमें उन्होंने पहले बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल इलाइट ग्रुप फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेटस बाय अनदर ट्रेडिशनल ग्रुप बाय फिजिकल फोर्स। मतलब कि किसी कोई ऐसा ग्रुप जो पहले बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन में रहा हो और अब वो उस पोजीशन में नहीं है क्योंकि उससे बेहतर कोई दूसरा ग्रुप आया है जो उससे बेटर टेक्नोलॉजीज लेकर के आया हो या उससे बेटर प्रोसेस मेथड प्रोडक्ट्स किसी और तरीके से उससे बेटर साबित होता है, तब के कंडीशन में पहला जो ग्रुप है उसे अपने स्टेटस को छोड़ना होता है, पोजीशन को त्यागना पड़ता है। दूसरा है डेनिग्रेशन ऑफ वैल्यूज सिंबल्स थ्रू सम चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर ग्रुप। मतलब कि when the symbols of social group are denigrated due to some change in attitude by the elites, यानी किसी की वैल्यूज में कुछ कमी हो जाती है, उसकी वैल्यूज कम हो जाते हैं, उसकी वैल्यूज बोलना चाहिए कि उसकी वैल्यूज में कुछ परिवर्तन आता है, डेनिग्रेट हो जाता है, तब उस कंडीशन में सुपीरियर ग्रुप के एटीट्यूड जब चेंज होते हैं तो उस कंडीशन में भी स्टेटस विड्रॉल होता है। तीसरा है इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्टैटिक सिंबल विथ चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब होता है कि इनकंसिस्टेंसी इन स्टैटिक सिंबल विथ चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, या हम कह सकते हैं उसको कि जब किसी विलेजी इवेंट किसी ग्रुप का स्टेटस सिंबल कुछ रहा हो और उसकी जब इकोनॉमिक रियलिटी रहती है वो अपनी उस रियलिटी को अपने सिंबल से कम पाता है, यानी कि उसके जो पहले एल्डर्स रहे हो उनकी जो स्टोरीज है वो ज्यादा फेवरेबल पास्ट दिखा रही है जबकि अभी के प्रेजेंट से, तो हम उसमें भी इसके पोजीशन को कम पाते हैं। उसके बाद है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड स्टेटस ऑन माइग्रेशन टू अ न्यू सोसाइटी। जब कोई माइग्रेट होता है ग्रुप कोई नई सोसाइटी में जाता है और वहां पर उसे उसकी चाही गई पोजीशन एक्सपेक्टेड पोजीशन नहीं दी जाती तो भी उसके स्टेटस में कमी आती है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जब किसी ग्रुप का स्टेटस विड्रॉल होता है या स्टेटस में चेंजेस आते हैं। अब ये इस तरफ हम देखेंगे कि ये पॉसिबल रिएक्शंस हैं जब कोई ग्रुप का स्टेटस विड्रॉल होता है, तो ये 4 पॉसिबल रिएक्शंस होते हैं जो वो एक कोई ग्रुप रिस्पॉन्ड करता है और यही उसके पर्सनालिटी टाइप्स, ये डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स को रिफर करता है। पहला है रिट्रीटिस्ट। रिट्रीटिस्ट का मतलब होता है कि एन इंडिविजुअल हु वर्क्स इन द सोसाइटी बट इज इनडिफरेंट टू द वर्क एंड पोजीशन। वो सोसाइटी में वर्क तो करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि उसको क्या चेंजेस हुआ है या क्या पोजीशन है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होते हैं रिट्रीटिस्ट। दूसरा है रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट होते हैं an individual who works in the manner accepted and approved by the society but there is no hope of improving his or her position। वो जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड तरीके होते हैं उन या अप्रूव्ड मैनर्स तरीके जो होते हैं उन पर काम करता है और उसके अंदर कोई ऐसा होप या उसके अंदर कोई आशा नहीं होती कि उसकी कोई पोजीशन सुधरेगी या वो उसके लिए कोई भी बहुत ज्यादा कोई एफर्ट भी नहीं डालता है। दूसरा है द रिफॉर्मिस्ट, जो रिफॉर्म लाते हैं, मतलब कि एन इंडिविजुअल हु फाइट्स अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड ट्राइज टू रिबेल्स अगेंस्ट द स्टैब्लिश्ड सोसाइटी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सोसाइटी। वो अपनी पोजीशन के अगेंस्ट रिफॉर्म करते हैं, वो इनजस्टिस के लिए खड़े होते हैं और अपनी पोजीशन वापस पाना चाहते हैं। और उसके बाद आते हैं द इनोवेटर।
an innovator who endeavors to bring about new changes and utilizes all opportunities. This personality reflects the personality of an entrepreneur. हम शुरू से ही बात करते आए हैं कि इनोवेटर और entrepreneur ये एक दूसरे के बोलना चाहिए पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। मतलब एक पर्सनैलिटी ट्रेट है इनोवेटर का। जब कोई इंडिविजुअल अपने स्टेटस को चेंज पाता है, कम पाता है, तो वो अपना स्टेटस वापस गेन करने के लिए कुछ नया करने का प्रयास करता है। कुछ क्रिएटिव आइडिया लेकर के आता है ताकि वो फिर से अपने पोजीशन को रीगेन कर सके। इसलिए हेगन्स ने कहा है, creativeness of the disadvantaged minority group is the main source of entrepreneurship. तो क्रिएटिवनेस, उनकी सृजनात्मकता, जो डिसएडवांटेज्ड माइनॉरिटी हैं उनकी सृजनात्मकता ही एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के लिए मेन सोर्स है। ये एक जो स्टेटस विड्रॉल है, इसका एक जीता जागता बोला जी हेगन्स ने एक सिचुएशन के बाद इस थ्योरी के ऊपर उन्होंने काम किया था। उन्होंने समुराय, जो समुराय वेपन कंपनी है समुराय जापान की, उस पर उन्होंने देखा कि वो पहले की तरह अभी अपनी पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि उससे बेटर क्वालिटी की वेपन्स के साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज के वेपन के साथ एक नई फर्म, एक नई कंपनी ने उसकी पोजीशन ले ली, जिसके कारण समुराय को अपनी पोजीशन से, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस जापान की कंपनी हुआ करती थी, उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। तो उस कंडीशन के बाद जब समुराय ने फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट किया अपने स्टेटस को रीगेन करने के लिए, वो कंट्रीब्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया अपने स्टेटस को रीगेन करने के लिए। तो इस सारे एग्जाम्पल्स के बाद हेगन अपनी थ्योरी को ये अब कहते हैं कि स्टेटस विड्रॉल यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने स्टेटस को रीगेन करने के लिए एक ड्राइव की तरह लेता है इस बात को कि वो किसी अपने ग्रुप को या अपने आप को उस पोजीशन में वापस ला सके। Okay, now after completing our theories of entrepreneurship, we'll see here the historical development of the term entrepreneur. समय के साथ साथ अलग अलग थिंकर्स ने एंटरप्रेन्योर की कौन सी एबिलिटी या उसे किस नजरिए से देखा है, उसका एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है। तो हमने वैसे भी कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस और थियोरीज में इन चीज़ों का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। तो यू कैन गो थ्रू दिस टेबल योरसेल्फ एंड यू कैन सी कि 17th सेंचुरी में या 1725 में रिचर्ड कैंटिलन ने क्या कहा था। इस तरीके से आप इन शॉर्ट सारी चीज़ों को, सारे डेफिनेशंस को यहाँ पर आप इस टेबल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। इसे आप अपने आप थोड़ा सा देखिएगा और इस टेबल से आप खुद समझ जाएंगे कि अलग अलग थिंकर्स ने उन्हें किस तरीके से बताया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।